दिग्गज मैनेजमेंट सबसे पहले कहीं और नहीं आपके पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। और अब देखते हैं किसी भी हिंदी चैनल पर आईआरएफसी के टॉप मैनेजमेंट का पहला इंटरव्यू। नतीजे जो आए हैं कंपनी के उन पर बात करेंगे और भी पहलुओं पर बातचीत होगी। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जुड़ चुके हैं आईआरएफसी के सीईओ और सीएमडी मनोज कुमार दुबे साहब। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले आय के फ्रंट पे बात कर लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें, हम बाकी पहलुओं की बात करें, उन सभी पहलुओं पर दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो हमें सबसे पहले यह बताइए कि इस दमदार प्रदर्शन में आखिर की फैक्टर्स क्या रहे, की ट्रिगर्स क्या रहे और कितना सस्टेनेबल आने वाले वक्त में यह प्रदर्शन होने वाला है। तो नमस्कार। हम लोगों ने कल दिस FY26 के पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया। और जैसा आपने देखा होगा, हमारा टॉप लाइन और हमारा बॉटम लाइन, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, दोनों में काफी अच्छा सुधार हुआ है। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखें तो हमारा रेवेन्यू जो है वो करीब 3% से आगे बढ़ा है। और हमारा जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट जो है, वो करीब 11% से ऊपर हुआ है। तो ये काफी हार्टनिंग है, खुशी का पल है, जब काफी कंसर्टेड तरीके से जो हम IRFC 2.0 कहते हैं, जब हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं रेलवे इकोसिस्टम में, भारतीय रेल के अलावा जो बाकी लोग जो रेलवे सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनको जो पैसे वित्तीय सहायता चाहिए, उसके लिए जो हम लोन मुहैया करा रहे हैं, उसमें हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर हो रहा है। और उसका ये नतीजा है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है। आगे चलते हुए भी, जैसा आपने कहा, हर क्वार्टर दर क्वार्टर, जो हम कहते हैं कि हम वॉकिंग द टॉक करते हैं, तो हर क्वार्टर दर क्वार्टर हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा और जो नेट प्रॉफिट होगा, हमारा ऐसा आकलन है कि अगले कई क्वार्टर्स तक हम आगे की तरफ जाते नजर आएंगे। सर, डिसबर्समेंट टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा टारगेट जो सेट है उसके नीचे आंकड़ा माता हुआ देख रहे हैं। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का इस साल का टारगेट था, लेकिन लगभग 2492 करोड़ तक ही अब तक ये हो पाया है। अब ये जो आपने टारगेट तय किया है, ये कैसे अचीव होगा, कैसे आप इसको पूरा कर पाएंगे, और क्या टारगेट्स में किसी भी तरह के बदलाव? देखिए, जैसा तो पता होगा, FY24 और FY25 में इस कंपनी ने कोई भी डिसबर्समेंट नहीं किया था, क्योंकि भारतीय रेलवे कोई एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का डिमांड नहीं था। लेकिन हमने जब पिछले वर्ष के लास्ट क्वार्टर में अपना डाइवर्सिफिकेशन प्लान को बनाया और इमीडिएटली उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, तो अभी हमें खुशी है आपको बताते हुए कि हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब 25,000 करोड़ का हो चुका है। आपने सही कहा, अभी क्वार्टर 1 में मेरा डिसबर्समेंट 3,000 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन आप देखेंगे कि क्वार्टर 2 में जो हमारे सैंक्शन एसेट्स हैं, उसमें से कई एसेट्स ऐसे हैं जहां रीफाइनेंसिंग करना है। और रीफाइनेंसिंग में आपको पता है, पूरा अमाउंट एक ही स्ट्रेच में हम रीफाइनेंस कर देते हैं। तो यस, आंसर आपके सवाल का ये है कि जो हमने गाइडेंस शुरू में दिया है 30,000 करोड़ डिसबर्समेंट का इस वर्ष में, हम उसके राह पर अग्रसर हैं। और क्वार्टर 2 में आप देखेंगे कि H1 खत्म होते होते हम करीब करीब अपने गाइडेंस का आधा, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हम डिसबर्स कर पाए। सो हम उस राह पे अग्रसर हैं, और द गाइडेंस जो हमने दिया हुआ है हम उसको पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बताइए कि एनटीपीसी और आरवीएनएल की डिस्क्लोज डील्स को अगर हम किनारे रख दें, तो उसके अलावा कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रिमेनिंग डिसबर्समेंट को कहीं ना कहीं इस पूरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? उसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो रिमेनिंग 57,500 करोड़ है सैंक्शन अमाउंट में से, उसको फुलफिल करें? लेकिन जब हमें नवरत्न का स्टेटस मिला, तो हमें ये भी एडवाइस मिला कि हमको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरे सरकार में कहीं भी अगर किसी केपेक्स की आवश्यकता है जहां रेलवे से उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक हो, तो हम उसकी फंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम सबसे सस्ते दर पर फंडिंग करते हैं, हमारा ओवरहेड कॉस्ट
काफी कम है, तो हमें काफी क्वेरीज मिल रहे हैं। काफी जो सीपीएससी हैं वो अब सीधा हमारे पास आ रहे हैं, और जो आरएफपी में भी अच्छे एसेट्स के जो विज्ञापन आ रहे हैं लोन के लिए, वो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड काफी जगहों पे हम L1 भी हो रहे हैं। तो पूरा जो गैमेट है अभी हमारा, उसमें एनटीपीसी तो एक आपने देखा, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो रेटेड एसेट्स हैं, जो थर्मल पावर और रिन्यूएबल पावर सप्लाई रेलवे को करते हैं, वो भी हमारे क्लाइंटल है। और इसके अलावा रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें कई एसपीवीज बने हुए हैं जो कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल का काम करते हैं। इन लोगों ने पहले ऊंचे दर पे बैंकों से लोन लिया हुआ था, अब हम उनसे काफी सस्ता उनको रीफाइनेंस कर रहे हैं। जो हमारा रीफाइनेंस करने का जो कम करने का मार्जिन है, वो करीब करीब 150 बिप्स के आसपास है। तो ये सारे बिजनेस हमारे पास चले आ रहे हैं, और हमने काफी सैंक्शन भी कर दिया है, जिसका डिसबर्समेंट हम करेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें सिर्फ एनटीपीसी रिन्यू ही नहीं, कई अलग कंपनियां आएंगी। जो हमारा एक रेलवे का ज्वाइंट वेंचर है REMCL, उसके थ्रू पीपीए साइन हो रहा है। जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट रिन्यूएबल का भारतीय रेल के किसी भी जोन के साथ साइन करेगा, उनको हम सस्ते दर पे लोन मुहैया कराएंगे, वो भी हमारे बिजनेस के पार्ट होंगे। तो सारी चीजें मिलाकर हमने ये प्रोजेक्शन दिया है कि इस वर्ष हम 30,000 करोड़ से ऊपर का फंडिंग कर पाएंगे। इसमें रीफाइनेंसिंग के भी कई प्रपोजल्स हैं, कई ग्रीनफील्ड भी हैं, और हमने ये भी कहा है कि करीब 60,000 करोड़ के हम प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे, जिससे कि मेरा पाइपलाइन अगले वर्षों के लिए भी बना रहे। सर ये बताइएगा, रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 11 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर लगभग 1.45% के आसपास आया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल AUM का आंकड़ा देखें तो लगभग 246 करोड़ का थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन के साथ, कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये आंकड़ा आया है। ROE की बात करें 51 बिप्स की बढ़त के साथ 13.2% के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। अब इस तरह के आंकड़े के पीछे, रिटर्न्स के पीछे क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? अगर हम आपसे कहें कि आप गिना पाएं तो वो क्या होंगे? तो देखिए, जितने भी फाइनेंशियल की पैरामीटर्स होते हैं, मुझे खुशी है कि इस वित्तीय वर्ष के पहले ही क्वार्टर में हमने सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स में काफी अच्छा बढ़ोतरी किया है। एक पैरामीटर जो आपने कहा, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो ऑलमोस्ट 800 या 500 करोड़ कम है और थोड़ा सा अभी नीचे है, उसको हम ब्रेक इवन माने, क्योंकि जैसा मैंने बताया, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कोई भी डिसबर्समेंट इस कंपनी ने नहीं किया था। तो ये हम डाइवर्सिफिकेशन में नए हिसाब से इंडियन रेलवे के अलावा डिस्पोजल शुरू कर चुके हैं। तो आगे वाले क्वार्टर्स जो आएंगे, उसमें ये बाकी पैरामीटर्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, इसके साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट भी हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि बढ़ता चला जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कंसिस्टेंटली हम अपना टॉप लाइन, जो कि रेवेन्यू हम कहते हैं, और निम, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर हम अच्छा करते जाएंगे, जो कि बाहर के जो प्रोजेक्ट्स हम ले रहे हैं उसमें हमें 2x to 3x कंपेयर टू इंडियन रेलवेज हमें मार्जिन मिल रहे हैं, तो उत्तरोत्तर आप देखेंगे कि प्रॉफिट में जो शुद्ध लाभ है, उसमें जो हमारा जो बढ़ोतरी होगा क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, वो काफी तेजी से होगा। अभी ही इस क्वार्टर में हमारा निम जो है 1.51% हो चुका है, जो पिछले वाले क्वार्टर में 1.31 था। तो ये बढ़ोतरी आप उत्तरोत्तर देखते जाएंगे। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम नए नए एसेट जोड़ेंगे तो डिसबर्समेंट होगा तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो एक IRFC का जो मॉडल है, जिसका कि बैकबोन भारतीय रेल को जो वित्तीय सहायता दी गई वो है, जहां पे कि प्री पेमेंट का भी कोई झंझट नहीं है, इन मामलों को देखते हुए हम ये मान के चलते हैं कि जो नया मिक्स हम बना रहे हैं, इंडियन रेलवे प्लस डाइवर्सिफिकेशन विद इन रेलवे इकोसिस्टम, आने वाले कई क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि लगातार हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और हमारा पैट भी बढ़ रहा है, और पैट का जो रेशियोज बढ़ेंगे, जो परसेंटेज इंक्रीज बढ़ेगा, वो थोड़ा स्टीप होगा, जो कि किसी भी शेयर धारक के लिए अच्छी खबर है, और उन्हें सुन के खुशी हो रही होगी। जी, बहुत बेहतर सर। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं आपसे। कंपनी ने बीच में संकेत दिए थे कि वो रेलवे मेट्रो जो फंडिंग है उसमें एंटर कर रही है। क्या इस बारे में कुछ आप स्पष्ट कर सकते हैं स्थितियां, कि क्या कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है या कोई MOU जो है वो इस दिशा में बढ़ा है, या किसी तरह का डिसबर्समेंट इस वर्टिकल में? आपको पता है, इस देश
का जो देश की जो जनसंख्या है वो पूरे देश में ऐसी फैली हुई है कि मेट्रो रेलवे की आवश्यकता हर राज्य में एक से ज्यादा का है आज के दिन। और करीब 50 मेट्रो या तो कुछ फेजेस में चल रहे हैं या सैंक्शन हो गए हैं पूरे देश में। अब इनको अभी जो फंडिंग आती थी वो बायलेटरल से आती थी या मल्टीलेटरल से आती थी, उनके अपने अपनी परेशानियां हैं। कई जगह तो टाई अप होता है कि आप हमारे यहाँ से कुछ खरीदेंगे तभी हम आपको लोन देंगे। कई जगहों पे करेंसी फ्लक्चुएशन का, सोफर रेट, टोना रेट का भी इशू होता है, हेजिंग कॉस्ट होते हैं। इन सबों को देख करके भारत सरकार को ऐसा लगता है कि आईआरएफसी जो कि बहुत ही रियायती दामों पे लोन देती है, कारण ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो पूरे इकोसिस्टम में सबसे सस्ता है आज भी, और हमारा ओवरहेड कॉस्ट बहुत ही कम है अपने पीयर्स और बैंक्स के जो कंपैरिजन में है। तो हम सस्ता लोन मुहैया करा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि मेट्रो रेलवे जो आने वाले हैं उनको जो वित्तीय मदद चाहिए, जो लोन चाहिए, वो डोमेस्टिक मार्केट या कोई एनबीएफसी दे तो बेहतर होगा। तो इसके प्रति हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। कई राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है। इस पूरे मॉडल में एक चीज देखना है, क्योंकि मेट्रो रेलवे कोई बहुत व्यवसायिक तरीके से फायदे पहुंचाने वाली बिजनेस नहीं है, लेकिन अब देश के लिए और राज्यों के लिए इसका होना भी एकदम अवश्यंभावी है। इसके बिना जो लॉजिस्टिक्स और जो पैसेंजर लॉजिस्टिक है वो चल नहीं सकता है। तो इसमें ये देखना होगा कि जो इसके प्रोमोटर्स हैं, भारत सरकार की जो मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय, और जो विभिन्न राज्य हैं, वो हमें क्या कंफर्ट देते हैं। तो हमारी प्लान है कि जिस तरह से बायलेटरल लोन को भारत सरकार गारंटी देती है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है, उस तरह गारंटी का एक डॉक्यूमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तरफ हम काफी अग्रसर हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहां हम ऐसा फंडिंग कर पाएंगे जहां हम जीरो एनपीए रहें। हमारा जो ईएमआई आने का है वहां से उसका गारंटी रहेगी। अगर फेयरवर्क्स मॉडल से पूरा ना हो तो जो उसके प्रोमोटर्स राज्य सरकारें और भारत सरकार की जो मंत्रालय है वो हमें उसको पूरा करे। तो ये विन विन मॉडल बनाने में लगे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। सर, कुछ अपडेट्स जानना चाहेंगे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की लेंडिंग को लेकर किसी भी तरह का ताज़ा अपडेट, और क्या इसको लेकर आपने कोई भी टारगेट्स अब तक तय किए हैं? ये बड़ा ही अपकमिंग सेक्टर है, और आपको पता है पूरे देश में और भारतीय रेल दोनों में रिन्यूएबल की आवश्यकता है। COP26 में, COP27 में हमने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम अपना नेट जीरो कम करेंगे, कार्बन एमिशन कम करेंगे। भारतीय रेल का पूरा विद्युतीकरण हो चुका है, 100%, नियर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। लेकिन भारतीय रेल आज जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है वो ब्राउन है, वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो बिजली आ रही है वो थर्मल स्टेशन से आ रही है। तो भारतीय रेल का ये एम्बिशियस प्लान है कि भाई 2030 हम पूरा ग्रीन हो जाएं। इसके लिए करीब 8 गीगावाट रिन्यूएबल की आवश्यकता है, और 8 गीगावाट रिन्यूएबल के प्रोडक्शन के लिए करीब 30 गीगावाट रिन्यूएबल, चाहे वो थर्मल हो, ये चाहे वो विंड हो, सोलर हो या न्यूक्लियर हो, उसको लगाना पड़ेगा। तो इसकी आप अगर 6 करोड़ पर मेगावाट भी जोड़े तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और हमने एनटीपीसी रिन्यूअल के थ्रू शुरू कर दिया है। जो भी पीपीए एग्रीमेंट भारतीय रेल के साथ जेनको करेगा रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हम लेंड करेंगे। और हमें लगता है कि करीब 20 से 25% हमारा जो लेंडिंग होगा गोइंग फॉरवर्ड अगले 5 से 10 वर्षों तक, वो रिन्यूएबल सेक्टर को होगा, जो कि रेलवे को केटर कर रहे होंगे। एक आखिरी सवाल मनोज जी, क्या कंपनी महाराष्ट्र स्टेटस के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रही है इस साल? देखिए, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। पिछले मार्च में, इस साल के मार्च में हमें नवरत्ना का स्टेटस भारत सरकार ने दिया, और इस पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो पैरामीटर्स आए हमारे, उसके बेसिस पे महारत्ना के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम आगे हम महारत्ना के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो हम फुलफिल कर रहे हैं। हाँ,
एज अ कंपनी हम मेरी ये सोच है कि जो व्यवसाय हमने शुरू किया है इस वित्तीय वर्ष में, ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेकर पूरे रेलवे इकोसिस्टम का, थोड़ा हम इसमें और अपनी मजबूती बना लें, तो हम मे बी Q2 के बाद हम महारत्ना के लिए अप्लाई करें। उसका एक सेट प्रोसीजर है जिसमें सरकार के कई मंत्रालय उसमें देखते हैं, हमारे रेल मंत्रालय भी उसके पार्ट होते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि सूनर देन लेटर, जो एक प्रोवर्ब है, महारत्ना ये कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि जो पैरामीटर्स है वो हम फुलफिल कर रहे हैं। शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य की योजनाओं के लिए और तमाम एक्सपेंशन और डील्स के लिए। हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से आपकी कंपनी और आपकी टीम और ज़्यादा आगे बेहतर प्रदर्शन करती रहे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, IRFC नतीजे शानदार, उसका इम्पैक्ट भी हम स्टॉक पर देख रहे हैं। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह के उनके प्लान्स हैं। इन सारे पहलुओं को देखते हुए IRFC यहाँ से आपको कैसा लगता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए लास्ट ईयर हम सबको पता है कि किस तरीके का मोमेंटम रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में था और IRFC में भी ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज देखने को मिले थे। और पिछले करीब एक साल से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज मेजॉरिटी ऑफ द रेलवे काउंटर झेल रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन आपको IRFC में भी देखने को मिल रहा है। एक चीज अच्छी हुई है कि गिरावट का दौर अब थमसा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेस फॉर्मेशन का टाइम देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में मुझे लगता है कंसोलिडेशन का शायद टोन बना रहेगा, जहां पे कि 130 से लेकर 150 का जोन है, इसी में आपको ये स्टॉक ओवर करता हुआ नजर आएगा। तो इसको आप एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो अगर आपका नजरिया मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए है, डेफिनेटली एक अच्छे लेवल से जहां पे कि आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर ये डिप एक्सटेंड होता है बाय एनी रीजन, लाइक 120 का जोन आता है, तो वहां को आप और ऐड करें और टोटल पोजीशन के लिए करीब 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नेक्स्ट लेग में जब भी आप 150 के ऊपर देखेंगे तो फिर आपको दोबारा से स्टॉक में मोमेंटम आते हुए नजर आएगा। बट इन सब चीजों में होने में टाइम लगेगा, अनफोल्ड होने में। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी अवॉइड है, बट लंबी अवधि या मीडियम टर्म के हिसाब से आप एक्यूमुलेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मध्यम और लंबी अवधि के लिए IRFC पसंद आता हुआ इस वक्त अजीत जी को शुक्रिया करेंगे। अजीत जी, अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है।